और ढंग से करते रहेंगे ना, सिस्टमेटिकली हम सारी चीजें करते ना, तो बर्डन भी नहीं लगता और मजा आने लगता। अरे वाह यार, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। कल ऐसे ही मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो हम रिवर फ्रंट पर घूमने गए थे, तो वहां पर एक मैजिशियन था, बड़ा सही मैजिक दिखा रहा था, मजा आया देख के। उसने बहुत सारे अपनी मैजिक ट्रिक्स बताई, बट वो मैजिक ट्रिक्स मतलब हाथ की सफाई जो आप कह सकते हो। तो मेरा भी ये मैजिक है, देखा सेम नंबर, यहाँ पर भी वही नंबर निकल के आया। पानी का H2O मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है, कितना? 18 ग्राम। अब आपने लेट से 180 ग्राम वाटर जो है वो पी लिया। पानी की डेंसिटी सबको पता है 1 ग्राम पर ml होती, तो 180 ml। नॉर्मली एक ग्लास में ना इतना ही पानी आता है, जो नॉर्मली घरों में जो ग्लास होती है ना, उसमें 100 यानी 200 ml के पास पानी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? और मुझे लगता है इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर भी थे, जो 11th में अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद इस बार नए ज्वाइन कर रहे हैं आईआईटी स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। और ये जो हमारा बैच है, आप सबको जैसे पता ही है कि इस बैच में हम पहले 11th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, 11th वेस्ट हो गया, 11th इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब वो 12th स्टार्ट करें उससे पहले उनका 11th का जो बेस है ना वो स्ट्रांग हो। उन्हें ये नहीं लगे कि सर मुझे ये नहीं पता या मुझे ये नहीं आता है। तो यहां पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 11th के, स्पेशली वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो 12th में कहीं ना कहीं आपको उनकी जरूरत होती है, वो हम यहां पर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फरवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च में हम 11th का अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। हाँ, लेकिन रिवीजन मैं करवाऊंगा, मेहनत तो आपको भी करनी होगी, आपको उसके साथ साथ देखो होमवर्क करना होगा, ताकि जब अप्रैल में 12th स्टार्ट हो तो लगे कि सर 11th तो तैयार है, कोई टेंशन नहीं है, अब हम अच्छी तरह से 12th पर फोकस करेंगे और धीरे धीरे साथ साथ में 11th को और मजबूत करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि 11th बस जितना हो गया उतना हो गया, नहीं, 11th को थ्रू आउट द ईयर उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट अभी ये जो टाइम है वो हम फोकस करेंगे 11th पर। तो आज मोल कॉन्सेप्ट से ही मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मोल जो है वो इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोल से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे सर ये तो हमें आता है। देखो डेफिनेटली, देखो जब भी रिवीजन होता है ना, देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, रिवीजन नाम ही रिवीजन है, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि सर इसमें से ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है। हो सकता है कि आउट ऑफ 10 कॉन्सेप्ट आपको 4 आते हो, 5 आते हो, 6 आते हो। अब मुझे नहीं पता ना कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो मुझे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करना होगा। मोल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल चैप्टर है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हाँ, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है कि क्लास के बाद जो भी आपको फर्दर होमवर्क दिया जाता है, और होमवर्क आप सबको हमारा पता है यार, होमवर्क मेनली जैसे मैं हमेशा कहता हूँ O1 S1 मेनली ये एक्सरसाइज होती है जो हमें अच्छी तरह से करनी होती। अगर वो हम कर रहे हैं, O1 भी अगर हम कर लेंगे तो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स तो उसमें कवर हो जाते हैं। O1 करने से क्या होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो पता होते हैं हमें। S1 करने से एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो O1 S1 करके भी हम बहुत अच्छी तरह से 11th का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। राइट? हाँ, लेकिन जैसा भी किसी ने कहा कि सर हम लास्ट ईयर भी पढ़ रहे थे, राधे का किसी का कहना सर कैलकुलेशन बहुत होती है। नहीं होती राधे, कैलकुलेशन मोल कॉन्सेप्ट में तो देखो बहुत नहीं होती। मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं, उससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको दूसरे चैप्टर्स में मिलती है। केमिकल काइनेटिक्स में उससे ज्यादा कैलकुलेशन होती, थर्मोडायनेमिक्स में भी उससे ज्यादा कैलकुलेशन होती, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसमें क्या होता है
ई की पावर की टर्म्स आती है, लॉग या एंटी लॉग वाली टर्म्स आती है, तो वो कैलकुलेशन फिर प्रॉब्लम करती है। यार मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इसमें क्या कैलकुलेशन। अब वो ठीक है बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर, टेबल तो कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो टू की या यानी 1 डिजिट वाली टेबल से ही करते हैं, तो कर सकते हो। बस आदत डालने वाली बात होती है कि प्रैक्टिस करो तो कैलकुलेशन अपने आप आसान लगने लगेगी। ठीक है। किसी ने लिखा सर लास्ट ईयर के लेक्चर देखने की जरूरत है क्या इन लेक्चर्स के बाद। पार्थ देखो यार, अभी नहीं है, आप केवल इन लेक्चर्स को फोकस करो, लास्ट ईयर के लेक्चर्स नहीं देखने हैं। हाँ अगर किसी को याद आता नहीं सर लास्ट ईयर आपने यहां पर कुछ और बताया था, एक एग्जाम्पल और ज्यादा यूज किया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और आप वो देखना चाहते हो तो जरूर देखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम आप किस पे दो, होमवर्क करने पे दो। लेक्चर सुनो, होमवर्क करो अच्छी तरह से, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बुक कोई सी भी बुक नहीं लगानी है आपको, कोई सी भी बुक नहीं लगानी है। ठीक है। और यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो ये रिवीजन है यार, रिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, तो स्पीड में चलेंगे हम। बातें सारी कवर करूंगा मैं, इसीलिए मैं यहां पर पीपीटी यूज कर रहा हूं। पीपीटी यूज करने से फायदा क्या होगा कि लिखने का टाइम बचेगा, और आप भी सुनो, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो वो लिखो। हो सकता है कि सर ये नोट्स लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप जल्दी जल्दी चल रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। मेन टारगेट है हमें शीट सॉल्व करनी होगी। आर्यन, अच्छा आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूछा सर ये O1 और S1 क्या है। तो जैसे मैं आपको जो शीट्स देता हूं उसमें आप लोगों नॉर्मली आप किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट्स जब सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होता है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। तो यहां पर हमने उनको थोड़ा अलग नोमेनक्लेचर दे दिया। O मतलब ऑब्जेक्टिव, S मतलब सब्जेक्टिव यानी न्यूमेरिकल टाइप वाले हो गए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, राइट। O1 और S1 ये कह सकते हो कि फर्स्ट लेवल की एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आती O2 और S2 जिनका लेवल जेई एडवांस से मैच करता है। O1 और S1 का लेवल जेई मेंस और उससे थोड़ा ज्यादा कह सकते हो। O1 और S1 का लेवल जो होता है वो जेई मेंस या उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन O2 S2 जेई एडवांस के लेवल की होती है। अच्छा किसी ने पूछा सर आप सब चैप्टर कराओगे, तो ओम कोशिश तो पूरी करेंगे, बट पहले मैं उन टॉपिक्स पर फोकस करूंगा जो कनेक्टेड है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है बाकी से, तो अगर टाइम मिला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। अदरवाइज जो कनेक्टेड चैप्टर जैसे मोल है कनेक्टेड है, गैस स्टेट कनेक्टेड है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कनेक्टेड है, रिडॉक्स कनेक्टेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम कनेक्टेड है, तो इनको डेफिनेटली करेंगे ताकि 12th में हमें प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो जो कनेक्टेड है उनको पहले करेंगे, जो कनेक्टेड नहीं है उनको कम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। आदित्य आज तो मोल से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म से करेंगे, फिर गैसेस स्टेट से करेंगे। और बस पूछिए। बिल्कुल, किसी ने कहा सर 11th केमिस्ट्री बर्बाद है, आप जो कहोगे वो करूंगा, संदेश ने ये बोला है। तो देखो संदेश, एक चीज ध्यान रखना, क्लास करने के बाद होमवर्क रेगुलरली करना है। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो क्लास में कुछ भी अच्छी तरह से पढ़ाया गया ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको होमवर्क बहुत ढंग से करना है। O1 S1 करने के बाद अब उसके आगे अगर जेई एडवांस के लेवल, देखो बहुत क्लियरली बात करो, O1 S1 करने से जेई मेंस का पेपर फोड़ दोगे। अगर आप O1 S1 को अच्छा करो तो जेई मेंस में आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। और फिर बात आती जेई एडवांस की, तो उसके लिए हमें O2 और H2 पे जाना होगा, लेकिन डायरेक्ट O2 H2 पर नहीं जा सकते। ये भी ध्यान रखना कि सर डायरेक्ट हमें तो जेई एडवांस ही करनी है, आईआईटी में जाना है, तो डायरेक्ट O2 H2 पर आ जाता है। नहीं भाई, स्टार्टिंग O1 से ही होगी, S1 से ही होगी, फिर उसके बाद आप O2 H2 इन पर जा सकते हो, है ना। तो अगस्त्य का कहना कि सर क्या अभी भी अंडर 100, बेटा रैंक को कभी मत सोचो, टारगेट होमवर्क को करो। मैं हमेशा कहता हूं टारगेट रैंक नहीं, टारगेट होमवर्क होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए कि सर मेरा होमवर्क कंप्लीट है, 1 रिवीजन कंप्लीट है, 2 रिवीजन कंप्लीट है, 3 रिवीजन कंप्लीट है।
जितने ज्यादा रिवीजन होंगे रैंक उतनी इंप्रूव होती जाएगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब आप खुद रिवीजन करोगे, आपको लग रहा नहीं सर आपकी शीट के तो सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, आपकी शीट में जो मैं आपको शीट दूंगा उसके सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, फिर आपकी रैंक अंडर 10 भी आ सकती है, फर्स्ट भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। उसके बाहर कुछ नहीं आता, शीट के बाहर कुछ नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और रैंक केवल इसी पर डिपेंड करती है, होमवर्क आपने किया, रिवीजन किया अच्छी तरह से, बस और कुछ नहीं भाई। और ढंग से करते रहेंगे ना, सिस्टमेटिकली हम सारी चीजें करते ना, तो बर्डन भी नहीं लगता और मजा आने लगता है। अरे वाह यार, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली डेली होमवर्क करते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है, 5-7 दिन हो गए पढ़ा ही नहीं, सर ने जो पढ़ाया मैं क्लास तो अटेंड की, होमवर्क नहीं किया, तो फिर वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और प्रॉब्लम आने लगती है। होमवर्क मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। होमवर्क मैं दूंगा शीट में से, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेडिंग डाल दो, एक अच्छा सा सुंदर सा रजिस्टर हो, नया ही ले लो यार, लास्ट ईयर वाला अगर है तो उसको साइड में रखना, एक नया फ्रेश रजिस्टर आप यूज करो और उसमें हेडिंग डाल दो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट, ये इस टर्म का क्या मतलब है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। लेकिन जैसा आई थिंक आप सबको पता है कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स कह सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब के लिए एक टर्म डिफाइन होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास, राइट, या एटॉमिक वेट। वैसे मास और वेट कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट? जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है या एटॉमिक वेट 16 है, कोई बता सकते? हाँ हाँ सही है, तुम सब वैसे जैसे हम कहते हैं ना मेरा वेट 80 किलो है, हाँ 80 है भैया मेरा वेट, बता रहा हूं मैं। तो वो वेट नहीं है, वो मास है। वेट होता है m×g। बट अगर कोई ये बोले देखो मेरा मास 80 किलोग्राम है तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सही वही है, सही वही है, वो मास है, वेट नहीं है। वेट निकालने के लिए मास को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ज्यादा सही टर्म एटॉमिक मास है। लेकिन हम एटॉमिक मास भी यूज कर लेते हैं, एटॉमिक वेट भी यूज कर लेते हैं वर्ड, तो ये चलता है केमिस्ट्री में। किसी ने, तनय ने सही लिखा था, बिल्कुल सही कह रहे हो तनय, दोनों ही चलता है, लेकिन सही तो बोलना चाहिए एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक मास आया कैसे, उसको समझते हैं। तो उसके लिए पहले ये समझो कि यार हमारा जो वेट हम मेजर करते ना, जैसे मैं कहता हूं मेरा वेट 80 किलोग्राम है, आप में से किसी का 50 भी होगा, किसी का 60 भी होगा। अच्छा खट से अपना अपना वेट लिख दो यार एक बार, ऐसे ही, कुछ मतलब तो नहीं है इस बात का, लेकिन फिर भी देखते आप सो तो नहीं रहे हो, जग रहे हो ना, तो जल्दी से देखता हूं, देखिए अपना अपना वेट लिखना, देखिए कितना है। फालतू का काम कर रहा हूं मैं, लेकिन कर रहा हूं। यस, ओह, किसी ने 98 भी लिखा है यार, 98 वाला तुम्हारा चेहरा देखने का बड़ा मन कर रहा है यार। ओहो 152, इसको मुझे लगता है ग्राम किलोग्राम का डिफरेंस नहीं पता। राघव 45 किलोग्राम, तुषार 98। मयंक शीट मैं दे दूंगा तुम्हें, कौन सी शीट से करना वो मैं दूंगा। कुछ लोग बड़े फर्जी हैं। अच्छा प्रशांत कह रहा है 85, तो हम 65।
अच्छा जी, अच्छा। अब ये आता कैसे है? अब इसको थोड़ा समझते हैं, लेकिन अब देखो, वेट जो होता है ना, किलोग्राम में भी मेजर होता है, पाउंड में भी मेजर होता है, मतलब अलग अलग यूनिट्स भी होती है, आप सबको पता ही है। तो ये कैसे किया? तो आप सबको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम डी इंटरनेशनल, ऐसा ही, उन्होंने फिक्स कर दिया कि देखो यार, ये जो है ना, ये 1 किलोग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 1 पाउंड है, उन्होंने फिक्स कर दिया। अब उसी को रेफरेंस हम यूज करते हैं, एज ए रेफरेंस। अब जैसे मान लो, देखो मैंने बड़ा अच्छी तरह से थोड़ा डिजाइन किया है यार, ना, बड़ी मेहनत लगी है। अब मान लेते हैं कि आपको अपना वेट मेजर करना है। तो आपने क्या किया, एक बैलेंस लिया, और उस बैलेंस में एक तरफ, अभी इसको इग्नोर करना, इस वाले को, वो फाइनल रिजल्ट है, आप एक तरफ तो आप बैठ गए साहब, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, 1 किलोग्राम का एक पीस रखा, फिर दो, फिर दूसरा पीस, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, रखते गए। जब आपने 60 ऐसे पीसेस रख दिए, तो ये जो बैलेंस है ना, एकदम इक्वल हो गया, दोनों तरफ ये बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेट है वो 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स है, 60 टाइम्स है। कितने टाइम्स? 60 टाइम्स। तो आपका वेट कितना हो गया, 60 किलोग्राम। अगर मान लो यहां ऐसे 101 किलोग्राम के पीसेस रखने पड़ते, तो आपका वेट कितना हो जाता, 100 किलोग्राम। अगर 120 रखने पड़ते तो 120 किलोग्राम। समझ में आ रही मेरी बात? इसको हमने कह दिया कि ये एक जो भी पीस रखा है, इसका वेट 1 किलोग्राम है। इसको हमने कह दिया कि ये 1 किलोग्राम है, स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा हो गया, है ना। और ये किसने फिक्स किया कि ये 1 किलोग्राम है? एसआई, सिस्टम डी इंटरनेशनल है, उन्होंने फिक्स किया हुआ साहब। अब उसी तरह से, अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्केल यूज होती, तो एक और टर्म यूज होती, पाउंड, आप सबको पता है। अब पाउंड के केस में हमने क्या देखा कि ऐसे कितने, यानी एक टुकड़ा जो है वो 1 पाउंड है, तो हमें कितने पीसेस रखने पड़े, 130 पीसेस रखने पड़े। इसका मतलब आपका जो वेट है वो कितने पाउंड है, 130 पाउंड है। आप अगर यहां 200 पीसेस रखने पड़ते तो 200 पाउंड। तो आपका वेट आप किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, आप पाउंड में मेजर कर सकते हो, और आपका मन करे तो आप अपनी कोई नई स्केल भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, इवन अब हम यहां पर पाउंड और किलोग्राम को भी रिलेट कर सकते हैं, पाउंड और किलोग्राम को भी रिलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक तरफ 1 किलोग्राम रख देंगे, दूसरी तरफ कुछ पाउंड्स रखेंगे, देखेंगे कि कितने पाउंड्स रखने पड़ रहे हैं। आधा भी तोड़ भी सकते हैं, 1 पाउंड के 2 टुकड़े कर दिए तो आधा पाउंड, 4 टुकड़े कर दिए तो 1/4 पाउंड, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप इस तरह से पुट भी कर सकते हो। आप तो 1 किलोग्राम आप सबको पता है, या यूं कहूं तो 1 पाउंड जो होता है, दैट इज 454 ग्राम के आसपास होता है, मतलब 0.454 किलोग्राम, है ना। बिल्कुल सही, प्रशांत, उत्कर्ष। तो इस तरह से आप वेट मेजर करते हो, कोई से भी स्केल नहीं निकाल सकते हो। समझ में आई है मेरी बात? ऐसा नहीं कि किलोग्राम पाउंड ही होता है, अगर आप ग्राम भी यूज कर सकते हो कि यार ये 1 ग्राम है। और जब हमने ग्राम को माना ही ऐसे कि अगर एक तरफ में किसी बैलेंस पर, ये बैलेंस है, एक तरफ में 1 किलोग्राम रख रहा हूं, और तो इस तरफ 1 ग्राम के कितने पीसेस रखने पड़ेंगे मुझे, 1000 पीसेस रखने पड़ेंगे, तब जाके ये बैलेंस बराबर होगा। तो मतलब 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम हो गया। अब ये तो बात होगी कि हमारा वेट कैसे मेजर करते हैं, इतना समझ में आया। अलग अलग यूनिट हो सकती है, ये भी समझ में आया। क्या हम किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स इनको रिलेट कर सकते हैं? यस। लेकिन इन केस ऑफ एटम्स, आप सबको पता है एटम्स बहुत छोटे होते हैं यार, तो उनके लिए ये स्केल यूज करना तो समझदारी नहीं होगी। तो उनके लिए जो रेफरेंस होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए।
कंपेयर जिससे करेंगे वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो यहां पर एटम्स के केस में हम रेफरेंस क्या यूज करते हैं, किसको रेफरेंस बनाया गया, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। यानी देखो ये थोड़ा इमेजिन करो कि आपने क्या किया, कार्बन का एक एटम लिया और उसके टुकड़े कर दिए, तो एक जो 1/12 पार्ट है वो हमारा रेफरेंस हो गया। 1/12 पार्ट जो है वो हमारा रेफरेंस हो गया, और उसका वेट जब हमने ग्राम में मेजर किया तो वो देखा कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको हमने क्या कह दिया, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। कार्बन ही क्यों लिया, कोई सा भी ले सकते थे बेटा। आपको पता है तुम वेट किलोग्राम में मेजर करते हो, यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड में मेजर करते हैं, वो पाउंड में क्यों करते हैं, तुम किलोग्राम में क्यों करते हो, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बन ले लिया, कोई कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी एक रेफरेंस लेना है वो ले लिया है ना। अब एटॉमिक मास कैसे मेजर करेंगे, ये हमारा रेफरेंस हो गया। फिर से उसी बैलेंस पर आ जाओ, फिर से उसी बैलेंस पर आ जाइए। अब मुझे एल्यूमिनियम के एक एटम का मास मेजर करना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां एल्यूमिनियम का एक एटम रख दिया, एल्यूमिनियम का एक एटम रख दिया, और इस तरफ 1 AMU वाले पीसेस रखना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने इस तरफ 27 पीसेस रखे, 27 पीसेस रखे, तो ये बैलेंस बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम का एक एटम का जो मास है वो 1 AMU से कितने टाइम्स है, 27 टाइम्स। कितने टाइम्स, 27 टाइम्स। जब आयरन रखा तो 56 टाइम्स, ऑक्सीजन रखा तो 16 टाइम्स। तो यहां पर यानी एटॉमिक मास अगर आपको निकालना तो क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा कि वो 1 AMU से कितने टाइम्स हेवी है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, इस तरह से। समझ में आया। अब इसी चीज को हमें थोड़ा एटॉमिक मास कैसे निकालना है, किसी भी सब्सटेंस कंपेयर करना होगा, एटॉमिक मास निकाल, ये तो मैंने बैलेंस से समझाया, देखो ये तो अभी तो मैंने आपको बैलेंस से समझाया। अब मैं थोड़ा इसी चीज को फॉर्मूले से समझाता हूं। फॉर्मूले से कैसे समझाऊंगा, किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है तो उस एटम का मास डिवाइडेड बाय जो भी रेफरेंस है उससे कंपेयर करो कि उससे 10 टाइम्स हेवी है, 20 टाइम्स है, 30 टाइम्स है, 40 टाइम्स है, कंपेयर करना होगा, राइट। तो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस क्या है वो हमें पता है। तो यहां पर अब आपको कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, नोट्स में आपको क्या लिखना है वो बता देता हूं। ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12, और इसी को हमने क्या कह दिया, 1 AMU। अब यहां पर एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो बहुतों को कंफ्यूज करती है। ये जो एटॉमिक मास होता है ना, देखो बेटा, इस एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो है, रेशियो है, दोनों मास ही आ रहा है। ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में, ये AMU में तो ये भी AMU में। तो यहां पर ये रेशियो है। जैसे एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है, 27 AMU, डिवाइडेड बाय रेफरेंस वो कितना है, 1 AMU। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना आ गया, 27। यस, एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। अगर आप मुझसे पूछोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, एल्यूमिनियम 27, आयरन 56, यूनिट नहीं होती है। हाँ, वो आपको कि सर हम तो 27 AMU बोलते हैं, वो AMU कैसे आता है वो समझाता हूं। तो अब एटॉमिक मास जो होता है ना, देखो, दैट इज यूनिटलेस। अब इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो किसी एक एटम का मास निकालना है, किसी एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ एन एटम, तो एटॉमिक मास और ये 1 AMU इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो
एल्यूमिनियम के एक एटम का मास जो है 27 AMU, आयरन के एक एटम का मास 56 AMU। तो AMU वो एक एटम का मास बताता है। समझ में आई मेरी बात? यहां से वही चीज देख सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, कोई यूनिट नहीं लिखी है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या लिखोगे? 56। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, क्या बोलोगे? 27 AMU, 56 AMU। अब आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये ग्राम में आ गया। आपका मन करा नहीं सर मुझे तो किलोग्राम में चाहिए, तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट यस। बहुत कम लोगों ने कहा यस। क्या बात हो गई भाई? देखो, मास हमेशा ही रिलेटिव होता है, तो वो यूनिटलेस ही होगा। तो अब दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एटॉमिक मास, अगर मैं पूछूंगा एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास तो आंसर इज 27। बट दूसरा क्वेश्चन एल्यूमिनियम के एक एटम का मास, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास, तो क्या बोलोगे? 27 AMU। ये AMU में आंसर आया है। चाहो तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम एल्यूमिनियम। मैं आगे खड़ा हो जाता हूं, आप लोगों को आंसर नहीं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? जल्दी से बताओ 100 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? बता सकते हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम 100 ग्राम है तो एल्यूमिनियम के एक एटम के मास से उसको डिवाइड करना होगा। ज्यादा कैलकुलेशन मत करना, रेशियो में भी आंसर बता सकते हो। ज्यादा कैलकुलेशन मत करना, रेशियो में भी आंसर बता सकते हो, और कैलकुलेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है। 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो, वो भी चलेगा। 100 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे? राजीव का आंसर सही है। हंड्रेड ग्राम एल्यूमिनियम में कितने आंसर हों, कितने एटम्स होंगे? सैयद, सैयद का आंसर सही है। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्श का भी सही है, सोहम का भी सही है। चलिए, तो करना क्या होगा अब आपको? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने ग्राम? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का एक एटम का मास देखो, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, तो 27 AMU, ये ग्राम ये AMU, तो हमें इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर सकते हैं। 24 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आएगी। नहीं तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन हां, अभी दिख नहीं रहा है, आंसर तो आप निकाल सकते हो। देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ऑरेंजेस है, खाने वाले ऑरेंजेस है, और एक ऑरेंज का मास ऐसे ही मान लो 100 ग्राम है,
एक ऑरेंज का मास 100 ग्राम है और मैं कह दूं कि यार मेरे पास 1 किलोग्राम ऑरेंजेस हैं, तो बताओ मेरे पास कितने ऑरेंज हुए? कह सकते हो सर क्या 6 क्लास की तरफ पढ़ा रहे हो आप, हमें क्या 6 क्लास जैसा समझ रखा है क्या, है ना? ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? पढ़ लो थोड़ी देर, मान लो 6 क्लास के ही हो, कोई बात नहीं। नहीं, और क्या? तो क्या किया आपने, आपके पास 1 किलोग्राम ऑरेंज थे और एक ऑरेंज का मास 100 ग्राम, तो 1 किलोग्राम अपॉन 100, लेकिन 1 किलोग्राम में 100 में तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो दोनों को या तो ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में पुट कर दिया। तो मैं भी वही कर रहा हूं यहां पर, मैं भी वही कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया, कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो यहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अब क्या ना, थोड़ी कैलकुलेशन हो रही है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, अजीब सा होता है। तो इसका एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, एक दूसरा इंटरेस्टिंग तरीका है, क्या है वो बताता हूं। अब यहीं पर एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है, एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस की, ग्राम एटॉमिक मास। ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। भाई क्या होता है ये ग्राम एटॉमिक मास? तो कुछ नहीं करना, जो एटॉमिक मास है उसके आगे ग्राम लगा दो। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। तो कोई पूछे उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या? 27 ग्राम। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 56 ग्राम। तो आप कह सकते हो सर ऐसे तो मैं और भी बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर सकता हूं। यस, कौन सी? किलोग्राम एटॉमिक मास कर दो, पाउंड एटॉमिक मास कर दो। अगर मैं पूछूं पाउंड एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, बताओ क्या आंसर दोगे? पाउंड एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, तो क्या आंसर दोगे? बताओ। यस, समझ में आ रही मेरी बात? क्या बोलोगे? जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम, तो पाउंड एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 पाउंड। बात खत्म। उसके आगे पाउंड लगाना, क्योंकि एटॉमिक मास तो यूनिटलेस था, तो यहां ग्राम तो इधर ग्राम चिपका दो, यहां किलोग्राम तो यहां किलोग्राम चिपका दो, यहां पाउंड तो यहां पाउंड चिपका दो। नहीं, ये नहीं प्रत्युष, कन्वर्जन कुछ नहीं करना है। प्रत्युष गलत लिख रहे हो, जो मैंने बोला वही है, राइट? बट क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका फायदा क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मैं समझाता हूं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन था उसी तरह से अब मैं आपसे कह रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 27 ग्राम एल्यूमिनियम। अब हमारे पास एल्यूमिनियम 100 ग्राम नहीं है, केवल कितने ग्राम है? 27 ग्राम। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? वही तरीका, 27 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 AMU, है ना? और AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये 1.66 ले लेना ना, इंटू 10⁻⁻24। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/1.66 इंटू 10⁻24, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? यही आया क्या यहां पर? एग्जैक्टली, यस। देखा जादू? नहीं, ऐसे कल ही मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा कोटा की मार्केटिंग करता हूँ, बट कोटा की कोचिंग की नहीं। कोटा में आप लोगों को पता है चंबल रिवर फ्रंट बना है, और सीरियसली यार मैंने बहुत जगह घूमा है, बट आप उसको देखोगे ना कभी, तो आपको लगेगा कि कितना प्यारा रिवर फ्रंट बना है। चंबल रिवर फ्रंट उसको बोलते हैं, और इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, ऐसा लगता है मतलब जनरली कहते हैं ना दुबई की बात करते हैं, और दुबई में बहुत अच्छी जगह है, दुबई घूमने में मजा आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं दुबई भी जाकर आया हूँ अभी, आई थिंक मार्च मार्च में नहीं, सॉरी, नवंबर में, लास्ट ईयर में नवंबर में दुबई भी गया था। और
कोटा का अगर आप चंबल रिवर फ्रंट देखोगे ना, वहां पर म्यूजिकल फाउंटेन है, बहुत सारी चीजें हैं, इतना सुंदर है कि दुबई उसके सामने फेल हो जाएगा। दुबई उसके सामने फेल हो जाएगा, सीरियसली आपको बताता हूं। तो अच्छा, बात क्यों निकल के आई? वो बात इसलिए निकल के आई कि कल ऐसे ही मैं, मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो हम रिवर फ्रंट पर घूमने गए थे। तो वहां पर एक मैजिशियन था, बड़ा सही मैजिक दिखा रहा था, मजा आया देख के। उसने बहुत सारे अपनी मैजिक ट्रिक्स बताई। बट वो मैजिक ट्रिक्स मतलब हाथ की सफाई जो आप कह सकते हो। तो मेरा भी ये मैजिक है, देखा, सेम नंबर, यहां पर भी वही नंबर निकल के आया जो मैंने निकाला था, और आंसर भी वही है। हाँ, मैं कोटा में ही रहता हूँ। टिकट 300 रुपये नहीं है भाई, टिकट इज ओनली 200 रुपीज, और यही दुबई में जाओ तो पता नहीं कितने रुपए लगते हैं, उससे ज्यादा चीजें यहां पर देख सकते हो। वापस इस पॉइंट पर आते हैं, और सीरियसली बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो ना, अपने पेरेंट्स को बोलते हो, तो उनको बोलो कि कोटा घूमने चलते हैं। आपको कहीं पर भी इंडिया में आप घूमने जा रहे हो, उससे ज्यादा मजा आएगा। बेटा वाराणसी तो रहा हूँ, 4 साल आईआईटी बीएचयू से ही कोर्स किया मैंने। 4 साल तक मैं बीएचयू में रहा हूँ, आईआईटी बीएचयू से ही मेरी डिग्री है। तो वाराणसी में खूब घुमा हूँ, सारे घाट घाट का पानी पिया हुआ है वाराणसी का। हाँ, गदोलिया, लंका, सब, है ना। चलो वापस इस पर आते हैं, लेकिन अब आप सोचो, अगर इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम अगर मैं आपसे कहूं कि यार आयरन के ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे, आयरन के ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे? किसी का कहना सर आपको तो राजस्थान टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। तो देखो यार, वो बनाए ना बनाए, मैं अपने आप तो बन ही गया हूं, मैं अपने आप में तो बन ही गया हूं, क्योंकि इंडिया को जरूरत है इस तरह के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस की। तो आंसर वही आएगा। क्यों वही आएगा? क्योंकि 56 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 एएमयू। अब जैसे वहां पर 27 कैंसिल आउट हो गया था, ये 27 से 27 कैंसिल आउट, तो बचा क्या यहां पर? ग्राम अपॉन एएमयू, और वो ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो तो फिक्स है, ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो फिक्स है, वो हमेशा ही इतना ही आएगा। तो यहां पर भी आप नोटिस करोगे, तो ये 56 से 56 कैंसिल, ग्राम अपॉन एएमयू, तो नंबर तो हमेशा ही वही आना है, नंबर तो हमेशा ही वही आना है, 6.022 इंटू 10⁻23। बहुतों को लगता है सर ये नंबर कैसे निकल के आ गया? कुछ नहीं, जिस दिन आपने रेफरेंस फिक्स किया, ऑटोमेटिकली ये नंबर निकल के आ गया यार। अब सोचो एक सेकंड के लिए, आपने क्या किया, आपने 1 किलोग्राम और ग्राम को कंपेयर करो, और लिया ही इस तरह की, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। तो जब भी उसका रेशियो लिया जाएगा, वो हमेशा ही 1000 ही आएगा, हमेशा ही वो 1000 ही आएगा। तो यहां पर भी हम अगर यहां पर देखें, किसी भी एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, देखो 100 ग्राम आयरन में नंबर ऑफ एटम्स अलग होंगे, 100 ग्राम एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ एटम्स अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर सबका मास सेम है तो नंबर ऑफ एटम सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई सा एटम हैवी है, कोई सा एटम लाइट है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम है, आयरन 56 ग्राम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो उतने ही होंगे, हमेशा किसके बराबर होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? Na, मतलब अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज करो, एक से थोड़ी देर के लिए सोचो कि मार्केट में
कोई भी जो फ्रूट मिलता है ना, कोई भी फ्रूट्स इमेजिन करो, उसका वेट फिक्स है। जैसे बनाना, चलो आप लोगों को थोड़ा सा बनाते हैं, नहीं बनाना की बात करते हैं। मान लो मार्केट में फिक्स है कि यार हर एक बनाना जो है उसका वेट कितना है, 50 ग्राम है। मैंगो मान लो इसका वेट कितने ग्राम है, हर एक का यूनिफॉर्म साइज है 80 ग्राम। और कुछ वाटरमेलन, वाटरमेलन ले लेता हूं, ये थोड़ा हेवी चला जाएगा, थोड़ा छोटा वाला वाटरमेलन मान लेना यार 200 ग्राम का, वैसे होता नहीं है बट चलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बनाना भी मेरे पास लेट से 800 ग्राम, ये भी 800 ग्राम है, ये भी 800 ग्राम है, ये भी 800 ग्राम है। तो क्या 800 ग्राम बनाना में, 800 ग्राम मैंगो में, 800 ग्राम वाटरमेलन में क्या नंबर ऑफ पीसेस सेम होंगे? जल्दी से रिप्लाई करो। 800 ग्राम ये भी है, ये तो इसके एक बनाना का मास, ये भी एक मैंगो का मास, ये एक वाटरमेलन का मास। तो 800 ग्राम में कितने बनाना होंगे, कितने मैंगो होंगे, कितने वाटरमेलन होंगे, कोमा करके लिखो। 800 ग्राम में कौन कितना होगा? सो तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? नींद तो नहीं आ रही है? कितने होंगे फटाफट बताओ। हाँ, सुभांश ने 36 लिखा है, अगस्त्य ने तो 800/50। सर कैलकुलेशन आप कर लो, पकड़ के आगे की लाइन समझ लो क्या बोलने वाला हूं मैं, है? तो नंबर ऑफ पीसेस सेम नहीं है भाई। लेकिन अब मैं आपसे यह कहूं कि मेरे पास 50 किलोग्राम बनाना है, 80 किलोग्राम मैंगो है और 200 किलोग्राम वाटरमेलन है। ये कितने किलोग्राम? 50 किलोग्राम। ये कितने किलोग्राम? 80 किलोग्राम। ये कितने ग्राम? 200 किलोग्राम। अब बताओ मेरे पास कितने बनाना है, कितने मैंगो और कितने वाटरमेलन है? बताओ जल्दी से ये कितने। अब वापस तीनों का नंबर बताओ, बट ये 50 किलोग्राम है, ये 100 किलोग्राम है और ये वाटरमेलन जो है वो 200 किलोग्राम है। सब और हाँ, सारे बनाना का मास उतना नहीं है, बनाना यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं सारे, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा नहीं है। कोई कह रहा है 100, वाह बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हंड्रेड यूनिट्स तने, बहुत बढ़िया। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? आंसर इज 1000। क्यों? 50 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम, तो 50 से 50 तो कैंसिल हो गया, तो रेशियो तो किलोग्राम बाई ग्राम आया, वो 1000। यहां पर भी 1000 और यहां पर भी 1000। तो बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आंसर था, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि 1 ग्राम में यूं कह दो कि कितने एएमयू होते हैं 1 ग्राम में? 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू होते हैं। इतने एएमयू होते हैं। 1 ग्राम इससे इतने टाइम्स है, दोनों का रेशियो है, तो 1 ग्राम अपॉन 1 एएमयू की वैल्यू हमेशा ही फिक्स आएगी। जैसे 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000, उसी तरह से ये हो गया। तो यहां पर एक टर्म और निकल के आ गई। अब इसका फायदा क्या है? तो आप ये एक लाइन बोल सकते हो, लाइन क्या बोल सकते हो कि कोई सा भी सब्सटेंस अगर उसका मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, कोई भी एलिमेंट का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है,
तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होंगे अगर मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। और इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको हम एक और नाम दे देते हैं वन मोल। इसको और क्या बोल सकते हैं? वन मोल। वन मोल क्या है? एक नंबर है, किसके बराबर? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। वैल्यू कितनी उसकी? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डजन कितना होता है? 12। 1 बिलियन कितना होता है? 10⁻7। 1 ट्रिलियन, सॉरी 1 बिलियन कितना होता है? 10⁻9। 1 मिलियन कितना होता है? 10⁻6। ये भी नंबर ही है। व्हाट इज 1 मिलियन? 1 बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, उसी तरह से ये नंबर है। हाँ, लेकिन ये नंबर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से भी बहुत बड़ा है। इसीलिए वैसे तो मैं वन मोल आशीर्वाद देता हूं ऐसा, बट ये भी एक लाइन में बोलता हूं आप कभी कभी कि आप नॉर्मली कहता हैं सर मुझे मिलियनेयर बनना है, कोई कहता मुझे सर बिलियनेयर बनना है। मैं आशीर्वाद देता हूं आप मोल नेयर बने, मोल नेयर बने। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, ये आशीर्वाद देता हूं। ठीक है, बनना चाहते हो क्या मोल नेयर? यार उसमें से ना 1% इधर दे देना, बस 1% केवल। अच्छा, 0.1% दे देना। अच्छा, 50-50। सुभांश कह रहा नहीं सर 50-50, 1% 2% की कहां बात कर रहे हो बेटा? बहुत है यार, 1% भी बहुत है, 0.1 भी बहुत है। सुमित कह रहा सर इतने रुपए से तो धरती भर जाएगी। डिजिटल फॉर्म में दे देना, हार्ड कौन मांग रहा है? इतनों का क्या करेंगे? इलॉन मस्क क्या करता है धीरज? उसी से पूछूंगा, और जो वो कहेगा वो कर लूंगा। ठीक है, अबे पेटीएम का नाम मत लो अभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये वर्ड्स, वन मोल क्या होता है वो पता चल गया। और एक और चीज, जो ग्राम एटॉमिक मास होता ना, इसको हम क्या बोलने लगे? मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन मोल, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। जैसे एल्यूमिनियम का, अब देख लेना, मैं एक बार लिख लेता हूं। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है साहब? 27। मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे? 27 AMU। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे? 27 ग्राम। इसको अब मैं और क्या बोल सकता हूं? मास ऑफ वन मोल। और क्या बोल सकता हूं? मोलर मास। यानी मोलर मास क्या? ग्राम एटॉमिक मास ही है, या मास ऑफ वन मोल कह सकते हो। और इसी को हम उल्टा बोलें तो किसी के भी ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? Na। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस आप 1 मोल लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हो जाएंगे। अब आपको जैसे एक और जनरल कुछ लाइन थी, नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। हर एक सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 16 ग्राम ऑक्सीजन में उतने ही एटम्स होंगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन में उतने ही एटम्स होंगे जितने 27 ग्राम एल्यूमिनियम में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब मोल वर्ड की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा आप स्पीड पकड़ेंगे, एक चीज समझाने की थी।
अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल एल्यूमिनियम है, इससे क्या समझ में आता है? या 1 मोल एल्यूमिनियम जैसे ही बोला तो मास कितना होगा इसका? तो 1 मोल सब्सटेंस का मास किसके बराबर होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम। बट हमें यह भी पता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम है, इसका मतलब Na नंबर ऑफ एटम्स है, Na नंबर ऑफ एटम्स है, राइट? तो कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी एक तीर से दो शिकार। आप सोचो, अब मैं आपसे कहता हूं, एक सेकंड के लिए सुनना आप। जैसे मार्केट में आप कुछ खरीदने जाते हो, जैसे आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं, एक तो आप कहते हो 100 ग्राम लोहा दे दो, 1 किलो, टन जैसे। अब अगर आप वही मोल में खरीदोगे तो कितना डिफरेंस है? आप कहोगे 1 मोल आयरन दे दो, 1 मोल आयरन मतलब Fe। तो इससे पता आपको क्या पता चल गया? दो चीजें एक साथ पता। 1 मोल Fe मतलब 56 ग्राम। मास तो पता चल ही रहा है, साथ में उसमें कितने एटम्स है ये भी पता चल रहा है कि यार उसमें कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स होंगे। यानी आपको उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी, आप पानी पीते हो, राइट? 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, जो भी पीते हो। अब मैं आपसे कह दूं, यार आपने क्या किया? पानी का H2O मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है, कितना? 18 ग्राम। अब आपने लेट से 180 ग्राम वाटर जो है वो पी लिया। पानी की डेंसिटी सबको पता है 1 ग्राम/ml होती, तो 180 ml। नॉर्मली एक ग्लास में ना इतना ही पानी आता है, जो नॉर्मली घरों में जो ग्लास होती है ना उसमें 100 यानी 200 ml के पास पानी आता है। 180 ml मतलब 180 ग्राम। 180 ग्राम पानी आपने, अब सोचो 18 ग्राम अगर पानी है तो मतलब 1 मोल। 1 मोल तो 180 ग्राम है तो कितना हो गया? 10 मोल। अब आप ऐसे बोलो, एक तो बोलता मैंने 100 ml पानी पी लिया, 200 ml पानी पी लिया। या आप सोचो, एक डॉक्टर आपसे कहता है एक काम करो यार, डेली है ना 100 मोल पानी पीना है। कितने मोल? 100 मोल, जो भी बोल। तो आपको ये तो पता चलेगा ही, गले चलेगा कि कितने ग्राम पानी पीना है। साथ में ये भी पता चलेगा यार कि अगर मैं 1 मोल पानी पीता हूं तो कितने मोलिक्यूल? Na मोलिक्यूल। तो 10 मोल अगर पानी पीता हूं तो कितने मोलिक्यूल? 10 Na मोलिक्यूल। आपके पेट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स गए? आपके पेट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स गए? ये भी आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स अब तक आपको पता चल जाएंगे कि आज मैंने है ना 10 मोल पानी पिया, मेरे पेट में 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स चले गए, 20 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स चले गए। समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना? तो बोलने का तरीका है। मोल की इंपॉर्टेंस को आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोल? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो मोल बोलने से आपको मास भी पता चल रहा है, नंबर भी पता चल रहा है। तो एक सब्सटेंस की क्वांटिटी को मोल में बताने का फायदा है, मास और नंबर दोनों चीजें पता चल जाती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखना 18 ग्राम, ये 1 मोल का मास है, तो 180 ग्राम अगर है तो कितने मोल का मास हो गया? 10। 180 डिवाइडेड बाय 18 यानी कितने मोल? 10 मोल। मोल्स निकालना कैसे? मोल्स कैसे निकाल सकते हो? तो किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने में हमारे पास 180 ग्राम पानी है तो कितने मोल्स हो गया? तो 180 डिवाइडेड बाय पानी का ग्राम एटॉमिक या मोलिकुलर मास। अच्छा, एक और वर्ड आ गया, मोलिकुलर मास। तो देखो, एटम्स है तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास। आई थिंक ये डिफरेंस पता है एटम और मोलिक्यूल में। H2O, O2, एटम तो एक सिंगल एटम हो जाता है। एक से ज्यादा एटम्स अगर है तो उसे आप मॉलिक्यूल बोल सकते हो। H2O, CO2, SO2, इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो इनके मास को क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका और है। अगर आपके पास Na नंबर ऑफ एटम्स है तो 1 मोल, 2Na नंबर ऑफ एटम्स है तो 2 मोल, 3Na नंबर ऑफ एटम्स है तो 3 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर।
लिख लेना ये फॉर्मूले। दोनों फॉर्मूले लिख लेना। चलो जल्दी से काम करो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा बेसिक है यार, फटाफट देखते हैं कितनी, विद इन 1 मिनट सारे आंसर आ जाने चाहिए, फटाफट। हाथ में मेहंदी लगी हुई है, हाँ यार, घर में शादी थी क्लोज रिलेटिव की, तो वैसे बहुत सालों बाद मैंने अपनी शादी में मेहंदी लगाई थी। और शादी को वैसे तो बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि शादी को इतना टाइम हो गया, ये बताने से लगता है कि सर अब आप इतने बूढ़े हो। 15 साल पहले लगाई थी, अब वापस मेहंदी लगाई है। सबके आंसर एक साथ कोमा लगाते हुए। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। रुद्रांश, रुद्रांश का सर मैंने आपसे पूरा पढ़ा है, नोट्स भी बनाया है। देखो क्लास में बैठे हो तो नोट्स बनाओ, केवल सुनना नहीं है। क्लास में अगर बैठे हो तो क्लास सुनो और लिखो, दोनों चीजें आपको करनी है। उससे क्या होता है, देखो लिखने से बातें जल्दी याद होती है, फोकस रहता है, अटेंशन ज्यादा अच्छी तरह से आता है, दिमाग में जल्दी घुसती है बातें। तो जितना लिखोगे उतना फायदा मिलेगा। सुमित, कैसे बाल सफेद दिख रहे हैं तुम्हें? 3 दिन पहले ही मैंने कलर किया है भाई, झूठ मत बोलो। ये अलग बात है कि बाल सफेद है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। अच्छा आंसर आ गया भाई राघव का। ग्रंथ, भाई ग्रंथ, अच्छा आंसर, प्रिंस के आंसर लिखे, एक बार लिखे तो 5 10 2 3। 5 10, नहीं, 5 10 2 3। और क्या आंसर थे? 10⁻³ फिफ्थ का आंसर कुछ और लिखा है। 0.001 तने 2। यहां पर थोड़ा सा CCl4 में क्लोरीन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कितना होता है? 35.5, है ना? 2 के बाद आंसर और किसी 520, 520 और 3। आफताब, क्या ये सारे आंसर सही है? क्या ये सारे आंसर सही है? चेक कर लो। तो रुद्रांश कह रहा सर बस होमवर्क करने में लापरवाही कर दी, अब मत करना। अच्छा एक ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, H2 लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकाल रहे हैं वो H2 के लिए निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के मोल्स अलग होंगे। जैसे यहां पर अगर मैं लिखता हूं 1 मोल H2, तो H2 का मतलब जिसमें 2 एटम होते हैं। तो इसमें अगर कोई पूछे हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम।
समझ में आई? 1 मोल H2 मतलब 2 मोल हाइड्रोजन एटम। अब आपको किसके मोल्स निकालने? H2 के मोल्स निकालने हैं। तो H2 का मोलर मास 2 ग्राम, हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? इसको 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन ये निकाल ही सकते हो। डिवाइड बाय 27 ग्राम, डिवाइड बाय 23 ग्राम। ये ध्यान रखना मिलीग्राम में है, ये किलोग्राम में है। यहां पर किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से। थोड़ा बहुत नियर बाई आंसर निकाल रहे हो आप। यहां पर 6.022 को अभी 6 लेके आंसर आ जाएगा ये। तो ये किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं? 6 × 10⁻³ से। ठीक है ना? नियर बाई आंसर निकालना है। और यहां पर भी Na से जो फॉर्मूला हमने लिखे थे उसी को यूज किया है, और कुछ भी नहीं। ये सब उनके सॉल्यूशन भी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यार, आंसर सब सामने आ जाते हैं। हमेशा 6 नहीं ले सकते, 6.022 ही यूज करो। बट अब ऑप्शन देखने होंगे, कैलकुलेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन का स्कोप है तो वहां करोगे। और ये जब तुम होमवर्क करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ 6 लेना है, कहाँ 6.022 लेना है। ये होमवर्क करते करते अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा भाई? आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। पूछा क्या गया? प्रोटॉन। कार्बन के एक एटम में, ये आप सबको पता है वैसे तो, फिर भी बता देता हूं। ये 6 क्या है? इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स है। हाँ, लेकिन क्या न्यूट्रॉन भी 6 है? नहीं, ये कार्बन 14 है। तो 14 - 6, न्यूट्रॉन कितने हुए? 8। इस 14 को क्या बोला जाता है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन हैं, तो 14 ग्राम। पहले तो देखते कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, डिवाइडेड बाय 14। तो 1 मोल हमारे पास कार्बन एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6 मोल प्रोटॉन हो जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि एक कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन हैं। तो 1 मोल कार्बन एटम अगर है तो 6 मोल प्रोटॉन होंगे। नंबर निकालना है तो 6 × नंबर, ये 23। तो 3.6 × 10⁻²4। यार ये भी बताओ, ये आंसर तुम्हें निकालना है, ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन के लिए किससे मल्टीप्लाई कर, वहां 6 से किया था, यहां 8 से कर देंगे। तो 8 × Na। आंसर क्या आ गया? आगरा।
क्लियर? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब हमारे पास 180 ग्राम एसिटिक एसिड है। आपको बताना है एसिटिक एसिड के कितने मोल्स हैं, एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें यह बताना कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इस बार आंसर नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रसन्नता ने कहा सर कार्बन 12 ग्राम होता है। बेटा कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कहीं ना कहीं तो तुमने सुना होगा कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन डेटिंग वर्ड सुना है कभी? अभी प्रसन्नता बोलेगा सर कार्बन डेटिंग नहीं, मैंने तो डेटिंग ही सुना है। अच्छा डेटिंग सुना है या ऐसा नहीं कि सर मतलब कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन के साथ डेटिंग ऐसा? क्यों प्रसन्नता? देखा ग्रंथ। ओहो, सर वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है। अच्छा ग्रंथ आज कौन सा डे है? किसी ने लिखा चॉकलेट डे, किसी ने लिखा टेडी डे। प्रणव कह रहा है कि सर हम जैसे सिंगल लोगों को ये सब नहीं पता होता है। संदेश कह रहा है सर जिनको पता है उसका कारण आज पता चल गया कि इनकी 11th क्यों बर्बाद है। प्रिंस कह रहा नहीं सर आज तो स्टडी डे है, आज पढ़ने का दिन। आदित्य पूछ रहा सर आपने दिया कुछ मेम को। यार अच्छा याद दिलाया आदित्य यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी क्लास के बाद कुछ कोशिश करते हैं, नहीं तो पता चला कि मैं अगले वीक तुम्हारी क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ। तुम कह रहे हो आज पता नहीं ऐसी इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही हो तो नहीं पता। अच्छा रुद्रांश कह रहा सर रोज दीजिएगा। प्रणव पूछा सर आप डरते हो क्या? है प्रणव? अपने पापा से पूछना फिर वापस यही क्वेश्चन मेरे से पूछना। इसका एक यूनिवर्सल आंसर होता है, इसके दो आंसर है ही नहीं। जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना क्या आप डरते हो, इसके चार ऑप्शन भी नहीं है, दो ऑप्शन भी नहीं है, इसका केवल एक ही ऑप्शन है। साहिल थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करो, आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं, और बढ़ाने की कोशिश करो, बढ़ जाएंगे। ऋतिक, बिल्कुल ऋतिक कन्वे कर दूंगा। चलो अब वापस इस पर आते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मूला देख के आप क्या समझते हो कि इसके एक मॉलिक्यूल में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2 दो कार्बन है, H4 चार ऑक्सीजन के एटम है और दो, सॉरी
4 हाइड्रोजन के एटम्स है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, C2H4O2, है ना। तो अब हमें बताना है कि 180 ग्राम अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो पहले तो एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स, तो एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो इतने ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो 180 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि वो इसके 1 मोल का मास है, तो डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कुछ नहीं करना साहब, 3 × Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब पूछा जा रहा है कि कार्बन के कितने मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे, तो C2H4O2 ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसके 1 मोल में 2 मोल कार्बन होंगे, 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे और 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर ये 3 मोल है, अगर ये 3 मोल है, तो कार्बन के 6 मोल्स, ऑक्सीजन के भी 6 मोल्स और हाइड्रोजन के डबल, उससे डबल 12 मोल्स। तो आंसर 6, 6 एंड 12 मोल्स, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स पूछा तो कुछ नहीं करना, 6 × Na, 6 × Na, 12 × Na। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, सबको ऐड कर दो, 6 + 6 + 12। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट? हाइड्रोजन का 6 किसने कहा भाई, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। आदित्य, आफ्ताब, डोंट वरी, अभी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, एडवांस वाला भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले में फिर से बोल रहा हूं, ये 1 मोल मतलब 1 मोल में 2 मोल कार्बन, 4 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन, तो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है हर्ष, डन, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन पर मैं आ रहा हूं, PV = NRT। ये इक्वेशन डेरी कहां से आई अभी इस पर मत सोचो, इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो PV = NRT इक्वेशन है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, गैसेस के लिए, कैन बी यूज्ड फॉर गैसेस। अब इसमें किस पैरामीटर का क्या मतलब है वो लिख दिया मैंने यहां पर, ये आई थिंक सबको थोड़ा बहुत तो देखो पता ही होगा, बट मेनली प्रॉब्लम यहां कहां होती है, इनकी यूनिट्स में, इनकी यूनिट्स में प्रॉब्लम होती है। तो अब यहां पर मैं आपको, हमें पता होना चाहिए किसको किस यूनिट में पुट करना है। बताओ आर की वैल्यू क्या होती है विथ यूनिट, लिखना आंसर, आर की वैल्यू क्या होती है विथ यूनिट, देखता हूं कितनों को पता है।
एक बार मैं कमेंट देख नहीं पाया, वापस लिखो। 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, 8.314। भग रहा भाई, गुड। ये 8.317 जूल पर मोल। इसमें एक चीज मिसिंग है। आराध्य, नोट्स कब अपलोड होंगे? क्लास के बाद। क्लास होने के बाद ही क्लास के नोट्स अपलोड होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म, अब यहां पर जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो यार, ये छोटी छोटी यूनिट्स केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन पता होना चाहिए, सबको पता है। वैसे तो एग्जैक्टली 273.15 होता है, बट मोस्टली हम 273 ही यूज करते हैं, 0.15 को हटा देते हैं। वॉल्यूम किस किस यूनिट में मेजर हो सकता है? लीटर, एमएल, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए, सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स होती है? एटमॉस्फियर, एमएम ऑफ एच जी, टोर, पास्कल, बार। ये प्रेशर की यूनिट्स है जो आपको पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब यहां पर ये थोड़ा इधर उधर हो गया। ये प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम अगर लीटर में है, देखो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। मोल्स नंबर होता है, उसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है। टेम्परेचर हमेशा ही किस में पुट किया जाएगा? केल्विन में। तो अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो आर की वैल्यू 0.0821। और अगर ये पास्कल में है, जो कि ऐसा यूनिट है, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। तो वॉल्यूम किस में पुट करोगे? मीटर क्यूब में। तो फिर आर की वैल्यू क्या यूज करोगे? 8.314। बस ये दो वैल्यूज याद रखनी है, या तो 0.0821, 8.314, हमेशा यूनिट्स के साथ। ठीक है। महर्षि क्या पूछ रहे? लास्ट में थोड़ी देर डिस्कस कर लो। क्या डिस्कस कर ले बेटा? हम्म। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। क्या निकालना है यहां पर? वॉल्यूम निकालना है। प्रेशर दे रखा है, मोल्स दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। वॉल्यूम निकालना है, बताओ कितना आएगा? बस दो ही याद रखो। गुर, क्या नाम, गुर प्रतीक। केवल दो वैल्यूज याद रखनी, दैट्स इट। कैलोरी वाली कोई वैल्यू अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में कैलोरी में नहीं पुट किया जाता है। कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखो, यहां पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ भी है, लेकिन डन। सिंस प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, आर की वैल्यू 0.0821, तो ये वॉल्यूम किस यूनिट में निकल के आएगा? लीटर में निकल के आएगा। मोल्स निकालने हैं आपको। ग्रंथ, क्वेश्चन सॉल्व करो।
तो अब यहां पर प्रेशर किस में दे रखा है, पास्कल में। अगर प्रेशर पास्कल में है तो वॉल्यूम अब लीटर में नहीं पुट कर पाओगे, इसीलिए इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में। लीटर को मीटर क्यूब में, मोल्स निकालने हैं। सिंस ये पास्कल में है तो आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 250 केल्विन, तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राधे बेटा पढ़ो, तुम कितनी क्लासेस होगी क्या होगी उस पर मत सोचो। तो आंसर इज 0.002। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, एसटीपी का क्या मतलब होता है। सो हम रजिस्टर में ही करो, वो रजिस्टर ही आपका सब नोट्स है। आफ्ताब अभी इतना मत सोचो, होमवर्क करते रहो, सब हो जाएगा। इस तरह की बातें दिमाग में मत लो, हम मेहनत करेंगे सब कुछ हो जाएगा। टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, वैल्यू बताओ उसकी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, जल्दी से वैल्यू बताओ। अस्मिता का आंसर आया है, रुद्रांश का भी आया है। एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ये गलत है, ध्यान रखना, ये गलत है। दैट इज एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर इज 1 बार। और अब अगर कोई आपसे पूछे एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, एसटीपी पर यानी 1 बार 273 केल्विन पर, तो 22.4 लीटर नहीं होता है, 22.4 लीटर नहीं होता है, इट इज 22.7 लीटर। तो अब आप कहोगे सर हमें तो 22.4 पता है। तो देखो ये कन्वेंशन चेंज हुए तो सालों हो गए, 50 साल से भी ज्यादा हो गए, बट बहुत सारी बुक्स जो पुरानी है वो अभी भी पुराने कन्वेंशन को ही फॉलो कर रही है। और पुराना कन्वेंशन था 1 एटमॉस्फेयर वाला, अब ये चेंज हो चुका है। आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर नया कन्वेंशन ही है। वैसे एनसीईआरटी में भी अभी ये चैप्टर हटा दिया तो पता नहीं मिलेगा ना मिलेगा, बट जो स्टैंड और नया कन्वेंशन अभी 5-10 साल नहीं, ऐसा नहीं कि सर अभी का 5 साल हुए हैं 2 साल हुए, नहीं, सालों हो गए, बहुत टाइम से। लेकिन जो बहुत पुरानी बुक है जिनको लिखने वाले भी शायद नहीं रहे हैं, तो उसमें तो वही गलती है। तो 22.7, हाँ, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा तनय ने, सर एनटीपी क्या होता है। तनय ने तो खैर कुछ और लिखा है, बट एनटीपी क्या होता है। 22.7 ही यूज करेंगे आकाश, एक किसी भी एग्जाम में आए कहीं पर भी आए 22.7 ही यूज करेंगे। एनटीपी क्या होता है भाई बताओ। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसका आंसर मैं एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कौन से चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो देखो 11th के सारे जो चैप्टर्स हम 11th में नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए।
अभी ये जो 11th का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री। उसके बाद काइनेटिक्स, उसके अलावा काइनेटिक्स के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। ये सारे चैप्टर्स हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। ये सारे चैप्टर डिटेल में होंगे। इन्हें हम बोलते हैं, ये 12th में पढ़ाए जाते हैं। ये दोनों चैप्टर एज पर एनसीईआरटी 11th में है, लेकिन हम इन्हें 12th में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपके कवर होंगे। सीक्वेंस थोड़ी बहुत कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, स्पेशली ये सॉलिड स्टेट जो है ना, इसकी सीक्वेंस बदली जा सकती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट चैप्टर ये कहीं पर भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। हो सकता है इसको हम पहले पढ़ लें। तो कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम इधर उधर सीक्वेंस बदल सकते हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। इसमें से ये चैप्टर 11th का है, बट वो 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम ही इसी में लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इस चैप्टर में लगता है। आयनिक इक्विलिब्रियम वो भी 11th का है, लेकिन वो हम 12th में पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर, अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरे को ये नहीं पता है, तो ये सब तो अभी कवर होने वाले हैं। 11th में कौन कौन से चैप्टर्स? मोल कॉन्सेप्ट, concentration terms, gaseous state, redox, chemical equilibrium और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 11th के चैप्टर्स हैं। ये हम रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे सारे रिवाइज हो जाए, लेकिन ये अगेन इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो अगर टाइम मिला तो अच्छी बात है, बट ये सारे ये चैप्टर्स तो मेनली हम अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। अच्छा, आज कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट हो नहीं पाया, तो आज होमवर्क के लिए देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको होमवर्क जो है ना नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज की क्लास में कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे हो। बाकी आप अपने लेवल पर कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट मेनली होमवर्क मैं दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास जैसे ही 1 आवर 30 मिनट्स होते हैं, कमेंट आना बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद क्योंकि टाइम को हमें फॉलो करना है, तो आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? चलिए, बाय बाय।